याद रखिएगा, जिंदगी में उसी काम को करने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज मिलता है जिस काम को सुनकर लोग आपसे यह कह दें बाबू ये तुमसे ना हो पाएगा। और यदि आपने उनके बातों को दिल पर लगा लिया और आपने सोच लिया हाँ अब ये काम मुझसे ना हो पाएगा, तो सही में आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। और उसी बात को अगर सच प्रूफ करके आपने दिखा दिया तो फिर लोग भी आपका लोहा मानने को तैयार हो जाएंगे। आप उसको प्रूफ करके दिखाओ कि ना मैं ये कर सकता। तो उसी तरह जो लोग आपसे यह बात कह रहे थे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि आप एक कमजोर छात्र हो, उनको प्रूव करने का मौका है कि ना मेरे भी अच्छे नंबर आ सकते हैं क्योंकि मैं अब मेहनत करना सीख गया। और सच में आपका ये मेहनत रंग जरूर लाएगा अगर आप सच्ची मेहनत करते हो और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पिछले वीडियो में हम लोग सांद्रता के पद पढ़े थे। इस वीडियो में जो है सांद्रता के बाकी पदों को हम लोग पढ़ेंगे। सांद्रता के पद सबसे इसके बाद वाला सांद्रता का पद का होगा पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग सूचित करते हैं किससे भी, पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट फॉर्म देखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पी इसका और एक और पी इसका और एक एम। अब पीपीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो किसी भी विलयन में उस अवयव के भार भागों या फिर कह सकते हो आप आयतन, जो भी आप निकालना चाहते हैं, आयतन भागों की कौन समझे आप, जो उस विलयन के अच्छा एक बात का मिलियन मीन्स क्या होता है, मिलियंस मीन्स होता है 10 के पावर 6। अच्छा इसके पहले आप परसेंट पढ़े थे, परसेंट मीन्स क्या होता है, परसेंट भी जो होता है 10 के पावर 2, 10 के पावर -2। इसके पहले आप पढ़े थे, इसके बाद आप पढ़ोगे बिलियन। बिलियन मींस क्या होता है 10 के पावर 9। और पार्ट्स पर मिलियन का आ जाएगा 10 के पावर -100, पार्ट्स पर बिलियन का आ जाएगा 10 का पावर -9। तो भागों की वह संख्या जो उस बिलियन के कितने भागों में, 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित होती है, उसे उस अवयव का पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीए कहते हैं। थोड़ा सा सोचना है। मान लीजिए यहाँ पे कि सॉल्यूट जो है वो हमारा ए है, सॉल्वेंट जो है हमारा बी है और सॉल्यूशन जो है हमारा एस है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान होगा WA, इसका द्रव्यमान होगा WB और इसका द्रव्यमान होगा WS। इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा VA, इसका आयतन होगा VB और इसका आयतन होगा VS। नहीं, अब अगर आपको वेट पीपीएम निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले उस अवयव का वेट, यानी कि अगर आप ए का निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो ए का, तो उस अवयव का वेट यानी कि WA अपॉन टोटल वेट, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू पीपीएम निकालना है 10⁶। आप इसको चाहो WA प्लस WB को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, WS भी लिख सकते हो इंटू 10⁶। अगर आपको कहा जाए वेट बाई वॉल्यूम पीपीएम निकालना है आपको, तो क्या करोगे, ये भी ए का ही मान लो, तो क्या करोगे आप, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी VA प्लस VB इंटू 10⁶। ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ ए अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10⁻6। अच्छा, ये आपको बात समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मतलब होता है विलायक, सॉल्वेंट का मतलब होता है विलेय, और सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। चलिए, अगर आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना हो पीपीएम ए का, तो आप कैसे निकालोगे इसको? आप इसको निकालोगे वीए अपॉन वीए प्लस वीबी इंटू 10⁻6। ये हो जाएगा वीए, अब ये प्लस वीबी क्या होगा जी? वीएस हो जाएगा इंटू 10⁻6। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पीपीएम के बन जाते हैं। आप अपने बुक में देखोगे तो आपको एक ही फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन जो है प्रायः ठोस के लिए यूज किया जाता है, यानी उसका केवल वेट होगा, वॉल्यूम की बात उसमें नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको इन सब फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ती है। चलिए, इसी तरह पार्ट्स पर मिलियन की ही तरह एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, यानी पीपीबी। और बिलियन का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि 10⁹ होता है। तो आप क्या करोगे? वेट बाई वेट पीपीबी, वेट बाई वॉल्यूम पीपीबी और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीबी, तीनों का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर जाना। तो चलिए अगली सांद्रता के पद की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको क्या करेंगे? छाप लेंगे। अगली सांद्रता का पद है मोल अंश। अब आप सोच रहे होंगे कि मोल जो है आपको थोड़ा थोड़ा सुना हुआ लग रहा है। इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल भिन्न भी कहते हैं। इसको आप दर्शा सकते, अंग्रेजी में कह सकते हो मोल फ्रैक्शन, और इसको सामान्यतः हम लोग काई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, यह क्या है? सबसे पहले तो आपको मोल पता होना चाहिए क्या होता है। मोल जो है हम लोग तीन तरीके से निकालते हैं। मोल को हम लोग एन से दर्शाते हैं, ठीक है, और अगर वेट दिया हो तो उसका मोलर मास निकाल के आप मोल की संख्या निकाल सकते हो। अगर उसका नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, कणों की संख्या दी गई है, तो आप उसका n अपॉन Na, जहां पे Na क्या है? अवोगाड्रो नंबर है, और n क्या है? जो जितना नंबर दिया है उतना, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। और तीसरा है, अगर वॉल्यूम दिया है तो V अपॉन 22.4 से आप निकाल सकते हो। तीन तरीके से आप निकाल सकते हो, जहां पर 22.4 लीटर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। ठीक है, इन तीन तरीकों से आप मोल निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न की। तो लिखेंगे किसी विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश यानी चाई या काई कहो, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? इसको हम लोग चाई पढ़ते हैं, काई या चाई, जो पढ़ना पढ़ सकते हैं, मोल अंश कहते हैं। फिर से वही बात, सॉल्यूट के लिए अगर हम लोग ए दर्शाएं, सॉल्वेंट के लिए अगर बी दर्शाएं, सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग एस दर्शाएं, तब उसका मोल का संख्या होगा Na, Nb, Ns, और मोल अंश होगा क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा काई, और ए का मोल अंश निकाल रहे हैं तो काई ए हो जाएगा काई, और बी का निकाल रहे हैं तो काई बी, और ए हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसको नहीं भी लिखूं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल अंश निकालते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको काई ए निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है? उस अवयव के मोलों की संख्या और टोटल विलयन के मोलों की संख्या निकाल देना है। तो इस अवयव के मोलों की संख्या कितनी है? ए के मोलों की संख्या Na,
और टोटल मोलों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी Na प्लस Nb। अब आप इसको चाहो तो Na प्लस Nb को ऐसे लिख सकते हो, Ns लिख सकते हो, नहीं तो बराबर में आप ए भी लिख सकते हो, सॉरी इसके जगह पर आप Ns लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि Na प्लस Nb बराबर है Ns। नहीं, जो विलेय का मूल है और विलायक का मूल का संख्या है, दोनों मिलके विलयन के मूलों की संख्या बनाएंगे। चलो, इसी तरह अगर आपको b के मूलों की संख्या, मूल अंश निकालना है, तो क्या करोगे, b के मूलों की संख्या अपॉन टोटल मूलों की संख्या बराबर आप इसको लिख सकते हो Nb अपॉन Ns। सोचिए जरा, आपसे कोई कहे कि किसी भी विलेय के या विलयन है उसमें अवयव का मूल अंश को जोड़ दीजिए। अगर जैसे मान लीजिए किसी विलयन में दो अवयव हैं, इसको जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, मूल अंश को, यानी काई ए प्लस काई बी क्या मिलेगा, तो आप कहोगे इसको जोड़ के देख लो, Na प्लस Na प्लस Nb और प्लस Nb बट्टा Na प्लस Nb। अब इसको आप बटा का जोड़ करोगे तो आ जाएगा Na प्लस Nb बट्टा Na प्लस Nb, इसको आप काट दोगे बराबर हो जाएगा एक के, यानी हो जाएगा काई ए प्लस काई बी बराबर एक। देखिए ये जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं सभी दो अवयवों के लिए लिखे हैं। अगर हम इसी को तीन अवयवों के लिए लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा नीचे वाला नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी विलयन में तीन अवयव हैं, एक A है, एक B है और एक C है। अब आप इसके लिए मूल अंश कैसे निकालेंगे, काई ए का क्या हो जाएगा जी, तो इसका निकालना ना, तो इसके मूलों की संख्या यानी Na अपॉन टोटल विलयन के मूलों की संख्या। टोटल विलयन में मूलों की संख्या क्या होगी, A का भी मूल का संख्या होगा, B का भी होगा और C का भी होगा। तो आप क्या करोगे, तीनों के मूलों की संख्या को जोड़ दोगे, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी प्रकार अगर आपको b का मूल अंश निकालना है तो क्या करोगे, ऊपर जो है b के मूलों की संख्या बटा में टोटल मूलों की संख्या। चलिए बात आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर c का निकालना है तो क्या करोगे, ऊपर मूलों की संख्या उस अवयव के और बटा टोटल मूलों की संख्या। अब फिर से अगर आप निकालने बैठो कि टोटल मूल अंश कितना होगा, तो फिर से आप यही बात पाओगे कि फिर से हमारी कुल मूलों की संख्या, मूल अंश की संख्या एक होगी। अगर विलयन में दो अवयव है तो भी उसका टोटल मूल अंश जो है एक होगा, और विलयन में तीन अवयव है तो भी एक होगा, चार है पांच है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो हम क्या करते हैं, एक लाठी को पांच भाग में काट दे, जोड़ोगे तो एक ही लाठी मिलेगी, एक लाठी को तीन भाग में काट दे, जोड़ेंगे तो कितने लाठी मिलेंगे, एक ही लाठी मिलेंगी। उसी प्रकार है मूल अंश, मैंने मोलवा एक एक है, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग भाग में बांट रहे हैं, अब फिर से जोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक ही मूल आ रहा है। चलिए आशा करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले सांद्रता की पद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अगली सांद्रता की पद है मोलरता, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मोलारिटी, ठीक है। अब देखिए मोलारिटी क्या होती है, यानी मोलरता क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी कई बार सवाल आया हुआ है कि मोलरता से आप क्या समझते हैं। भले ही निकालने के लिए नहीं देता है, लेकिन हमारा बिहार बोर्ड इतना तो कर ही सकता है कि परिभाषा पूछ ले, नहीं तो इसलिए परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे विलयन की, सॉरी तो परिभाषा लिखेंगे, किसी एक लीटर, यहां पे लीटर लिख देते हैं, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या, मोलों की संख्या को
हम उस विलेय पदार्थ की मोलरता कहते हैं। उस विलेय पदार्थ की क्या कहते हैं जी? मोलरता कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि 5 लीटर जल में 5 लीटर जल में 5 मोल सोडियम मिले हुए हैं, तो बताइए इसकी मोलरता कितनी होगी? मैंने कहा 1 लीटर में जितना घुला होगा उतना ही मोलरता होगा, तो आप कहोगे कि इसकी मोलरता 1 मोलर है। हम कह रहे हैं 15 लीटर जल में 3 मोल मैग्नीशियम घुला हुआ है, तो इसकी मोलरता कितनी होगी? आप कहोगे कि इसको डायरेक्ट भाग कर इसको क्या कर दो आप, 1 लीटर में जितना घुला होगा उतना ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/15 यानी 1/5 मोल। बात आपको क्लियर हो रहा होगा? 1 लीटर में जितना विलेय का मोल घुला होगा उसी को क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? मोलरता को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, नहीं बड़ा वाला एन से, कैपिटल एम है, तो मोलरता बराबर हो जाएगा क्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटा में विलयन का आयतन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी जब मैं आपको मोललता पढ़ाऊंगा तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? मान लीजिए विलेय है, ये विलायक है, बी विलेय है, ठीक है, तो विलायक है विलेय है तो NB हो जाएगा, अब बटा विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? टोटल VS। और ये आयतन किस में होना चाहिए जी? लीटर में होना चाहिए, यानी V हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो अगर लीटर में है यह तब तक ले तो ठीक है, लेकिन जैसे लीटर से बदल गया, मान लीजिए कि आयतन मिलीलीटर में दिया है, तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे कि NB/VS, और इस लीटर को अगर मान लीजिए यह मिलीलीटर में दिया है तो क्या करोगे? 1000 से भाग करोगे ना, मिलीलीटर को लीटर बदलने के लिए। तो जैसे आप इसमें 1000 से भाग करोगे यह ऊपर चला जाएगा, यानी 1000। अब जरा एक बात बताइए कि हम मोलों की संख्या को क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे? अगर मान लीजिए भार दिया हुआ है तो हम लिखते थे इसको W दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अगर उसी फॉर्म में हम यहाँ पे लिखें तो कैसा होगा? तो देखिए कैसा होगा, M यहाँ पे मोललता निकाल रहा है ना, M बराबर हो जाएगा, NB के जगह पर लिख दो आप WB बट्टा MB और इंटू नीचे है VS इन ml और इंटू 1000। यह फॉर्मूला निकल के आता है जो आपके बुक में प्रायः देखने को मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए था? लीटर में रहता 1000 से गुना करने का दिक्कत नहीं रहता, लेकिन मिलीलीटर में देता है तब 1000 से गुना करना पड़ता है। और हम मोल की संख्या को क्या कर दिए? दिए गए द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मोलरता। अब चलते हैं मोललता की तरफ। सबसे चलिए अगला सांद्रता का पद है मोललता। मोललता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलालिटी। वो था मोलर, तो यहां पर था री, ठीक है। मोललता तो मोलालिटी, मोलरता मोलरिटी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, किसी विलायक की, वहां पे विलयन था, यहाँ पे विलायक है। 1000 ग्राम, बताइए 1000 ग्राम का मतलब कितना होता है जी? 1 kg। किसी विलयन के विलायक के 1000 ग्राम भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अब देखिए मोललता को हम लोग इसे छोटा m द्वारा दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
छोटा m यानी मोललता बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो विलेय के मोलों की संख्या यानी आप विलेय को बी माने हैं तो बी ले लीजिए। अब बटा क्या हो जाएगा जी, विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। अब जरा देखिए ये विलेय के विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए। अब मोलों की संख्या हो गई NB, अब बटा ये हो जाएगा WA। ये भी किस में होना चाहिए था, kg में होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए हमें ग्राम में दिया है तो क्या करोगे, 1000 से भाग कर दोगे, गुणा चल जाएगा ऊपर 1000 बटा हो जाएगा WA इन ग्राम। अब मान लीजिए कि अगर हम NB को जो है मोलों की संख्या को अगर तोड़ कर लिखते हैं तो किस प्रकार लिखोगे, तो कहोगे आप WB बटा MB, पहले ही मैंने लिख दिया था, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान और गुणा हो जाएगा 1000 और बटा में हो जाएगा जी WA इंटू ग्राम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, मोललता निकालते हैं। चलिए उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं नॉर्मलता की तरफ। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, चलिए अगला सांद्रता पद है नॉर्मलता। नॉर्मलता को अंग्रेजी में हम नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहला ppm, और मैंने आपको होमवर्क में इसके जगह पर क्या दिया, ppb। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, मोल अंश, फिर क्या पढ़ाया, मोलरता, फिर क्या पढ़ाया, मोललता, और फिर क्या पढ़ाने जा रहे हैं, नॉर्मलता। इस सभी सांद्रता के पद काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दे के पढ़िएगा। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर मात्रा में उपस्थित 1 लीटर मात्रा में विलेय के तुल्यांक मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हम नॉर्मलता कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि आखिर एक तुल्यांक मोल क्या होता है। तुल्यांक मोल, ठीक है, इसको कहते हैं एन इक्विवेलेंट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए तुल्यांक मोल मैं आपको समझाता हूं। जैसे सोडियम है, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, उसी तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। आपका सल्फर है, सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि सोडियम का 5 मोल दिया हुआ है, तो तुल्यांक मोलों की सोडियम का, मान लीजिए सोडियम का 5 मोल दिया गया है। ठीक है, तो इसका एन इक्विवेलेंट कितना होगा, एन इक्विवेलेंट कितना होगा, आप कहोगे कि टोटल मोल अपॉन में जितना उसका वैलेंसी है उतना। ठीक है, तो वैलेंसी कितना है इसका, 1 है, 5/1 कितना होगा, 5 मोल इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 मोल इक्विवेलेंट। उसी प्रकार मान लीजिए मैग्नीशियम का मोलों की संख्या 6 मोल दिया हुआ है, बताओ इसका एन इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप कहोगे 6 और बटा में इसका वैलेंसी कितना है जी, 2 है, कट जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। आपका एल्युमिनियम का मान लीजिए 12 दिया हुआ है, एन इक्विवेलेंट कितना होगा, 12 में 3 से भाग कर देना, 4 आ जाएगा। आपका मान लीजिए H2SO4 है, हाइड्रोजन का इसमें निकालना है, तो देखिए H2 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है, तो 2 हो गया ना,
2 हो गया SO4 का, तो इसका कितना हो जाएगा, तो बटा में 2 कर देना। बात आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अब इसी बात को हम लोग लिखते हैं नॉर्मलता को फॉर्मूला के रूप में। नॉर्मलता n इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुल्यांक मोलों की संख्या, बोलिए तुल्यांक मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। फिर से वही बात दोहराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुल्यांक मोल और मोल में अब थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग, इसमें रिलेशन निकाल ही लेते हैं। रिलेशन क्या हो जाएगा, तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी तुल्यांक मोलों की संख्या और गुणा में जितना इसका वैलेंसी है वह। हम लोग अगर मान लीजिए वैलेंसी को F से दर्शाते हैं तो F हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए इसको मिटा देते हैं। हो जाएगी N इक्विवेलेंट अपॉन V इन लीटर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब देखिए N इक्विवेलेंट है तो N इक्विवेलेंट, V अगर ml में दिया हुआ है, बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो कहोगे आप V ml में दिया है तो 1000 से ऊपर जाके गुणा करेंगे। चलिए अच्छा ये छोटा m है, सॉरी n है ना, नॉर्मलता है, n इक्वल टू हो जाएगा n इक्विवेलेंट। अब बताओ n इक्विवेलेंट की जगह पर आप क्या लिखोगे, बोलो। तो n इक्विवेलेंट की जगह पर आप लिख सकते हो n अपॉन f, नहीं क्या लिख सकते हो, n अपॉन f और इनटू 1000 अपॉन v इन लीटर। अब इसकी जगह पर आप चाहो तो W अपॉन M और इंटू F इंटू V इन लीटर और इंटू 1000 कर सकते हो। यहां से आपको नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन मिल के आएगा। कैसे आएगा जी, तो आपको पता है कि W अपॉन M क्या होता है, यही तो मोलरता होता है ना, तो M अपॉन F हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा होगा। यानी कि मोलरता निकालना है अगर नॉर्मलता से तो क्या कर दो, उसके वैलेंसी से गुणा कर दो, आप आराम से निकाल दोगे। बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे अगले वीडियो में। प्रश्न को उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 25 ग्राम NaOH 750 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले विलेय की मात्रा कितनी दी गई है जी, 25 ग्राम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, विलेय की मात्रा हमारी दी गई है 25 ग्राम। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकाल लेना होगा। तो कितना होगा, कैसे निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, कैसे निकालते हैं जी, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम और प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम, इसको जोड़ देंगे 40 ग्राम। वैसे काफी लोगों को ये याद भी होगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 25 बट्टा 40 ग्राम। अब आप इसको ग्राम से ग्राम घटा दोगे, इसको घटा दोगे तो आ जाएगा 5 बट्टा 8। मोल की संख्या कितनी आ गई, 5 बटा 8। अच्छा आगे देखो क्या दिया हुआ है, 750 ml में घुला हुआ है। कभी भी आपको आयतन जो है आज तक लीटर में नहीं दिया है, क्यों, ताकि आपको मेहनत करना पड़े। ये भी आपसे मेहनत करवाना चाहता है जी। VS दिया है 750 ml। अब बताओ 750 ml दिया है तो क्या हो जाएगा, 750 बटा 1000 हो जाएगा। हाँ करेंगे ना लीटर में बदलने के लिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 बटा 4 लीटर हो जाएगा। अब मोलरता निकालना है भैया, कितना आसान सवाल आ गया। मोलरता यानी M बराबर हो जाएगा, बताइए, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल VS, यानी हो जाएगा मोल का संख्या कितना आया जी, 5 बटा 8 अब बटा 3 बटा 4। कितना आसान सवाल है, 5 बटा 8 गुना 4 बटा 3। इसको क्या कर दोगे, कटा दोगे, यानी 5 बटा 6 हो जाएगा। भाग करोगे जब आप इसको तो आ जाएगा 8.333 मोलर। ठीक है, इस मोलर के जगह पर और क्या लिख सकते हो, देखिए ऊपर वाला का कोई मात्रक है क्या, नहीं है। तो 8 यहां पे हमारा मोलरता क्या हो गया जी, 8.33 मोलर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हमारा मोल अंश से है। मोल अंश से
सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दिमाग पर जोड़ दो। मोल अंश का सवाल बनाने के लिए मोलों की संख्या चाहिए होती है। क्या क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम जल दिया हुआ है, 46 ग्राम मेथिल एल्कोहल, 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल। 3 अवयव है जी, 3 अवयव है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको 36 ग्राम जल दिया है, WH2O दिया है कितना, 36 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सब फॉर्मूला पता होगा आपको, C2H5OH। तो अभी तक नहीं पता है भैया, नहीं पता है, चलिए। उसी प्रकार कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम। उसी तरह है मेथिल एल्कोहल दिया हुआ है, CH3OH, ये दिया हुआ है 32 ग्राम। अब यहां से आपको क्या निकाल लेना है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालना। आपको मोलर ऑफ H2O कितना होगा। तो आप कहोगे हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, आप प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, और 2 ग्राम 18 ग्राम। बहुत बढ़िया। अच्छा, C2H5OH का निकालना है। यहाँ पे कार्बन 2 गए तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन 5 गए तो 5 ग्राम, 24 और 5 29 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम, 29 से 16 45 ग्राम। आज हाइड्रोजन 1 है, कितना हो जाएगा, 46 ग्राम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा C2H5OH 46 ग्राम। आप चाहो तो अलग से कॉपी पर अपना जोड़ जोड़ के निकाल भी सकते हो। बाकी इसको देखिएगा, कार्बन है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का है 3 गो, 12 3 15 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, 15 और 16 31 ग्राम, और 1 32 ग्राम। यानी इसका हो जाएगा CH3OH का हो जाएगा 32 ग्राम। अरे भैया कब तक ऐसे निकालोगे कॉपी पर जोड़ जोड़कर, मेरे साथ सीखो। चलो, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 1 का 1 ग्राम तो 2 का 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, 1 ही को है, 16 या 2 18 ग्राम लिख दिया। इसको देखो, कार्बन 2 को है तो 12 दूना 24 ग्राम, हाइड्रोजन 5 को है 5 ग्राम, 24 5 29 ग्राम, और ऑक्सीजन 1 को है 16 ग्राम, 29 16 45 ग्राम, और हाइड्रोजन 1 को है 46 ग्राम। चलो अब देखिए, उसी तरह कार्बन 1 को है तो 12 ग्राम, हाइड्रोजन 3 को है तो 3 ग्राम, 12 3 15 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम, 15 16 31, और हाइड्रोजन 1 है 32 ग्राम हो गया। अब देखिए इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे H2O का, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 36, W/M होता है ना, W/M 36/18। कटा देना इसको भैया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, इसका भी निकाल लो, इसका आप निकालो तो, इसका निकालोगे तो 46 ग्राम बट्टा 46 ग्राम कितना हो जाएगा जी, 1 मोल हो जाएगा। चलिए इसका भी निकाल लो, इसका हो जाएगा CH3OH, यानी कि देखिए 32 ग्राम बट्टा 32 ग्राम, 32 ग्राम बट्टा 32 ग्राम, कटा देना इसको, 1 मोल आ जाएगा फिर से। चलिए अब निकालते हैं मोल अंश, मजा आएगा। तो क्या करते हैं मोल अंश निकालने के लिए, सबसे पहले H2O का निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल को सबसे ऊपर, इसका मोल कितना है 2, अब बट्टा टोटल मोल को जोड़ देना, 2 1 3 1 4, 2 + 1 + 1, 2/4 यानी 1/2। समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए इसी तरह आप निकालिए एथिल एल्कोहल का XC2H5OH, ये कितना हो जाएगा, तो इसका मोल अंश 1 और बट्टा टोटल 2 + 1 + 1, 1/4। इसी तरह कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिखकर भेजोगे, क्या होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में रहने देते हैं, बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आऊंगा तो इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आगे के टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ते रहिए।